हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य अध्यापक। मेरा नाम है पूजा। हमने NIOS की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने लिया है ब्लॉक कोर्स 502 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 1 की ये लास्ट यूनिट यानी 4th यूनिट है और 4th यूनिट का भी ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट 1st एंड 2nd में अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। जब उसको देखेंगे तभी इस वीडियो से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग की दो यूनिट्स थी, उसमें हमने ये कुछ उपागम पढ़े थे। उपागम में भी हमने ये शिक्षार्थी केंद्रित उपागम को हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम जब हमें अप्लाई करना होता है तो हमें स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को जाना हम कैसे कैसे जानेंगे, इन तरीक़ों से जानेंगे। उनके हेल्थ वाइज हमें जानना ज़रूरी है, मानसिक योग्यताएं क्या है उनमें, उनका पर्सनालिटी कैसी है, प्रेरणा कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड उनका कैसा है और उनके लर्निंग स्टाइल्स कैसे हैं। ठीक है, हमने सेकेंड वीडियो में क्या किया था, हमने डेविड कोल्ब का लर्निंग स्टाइल मॉडल जो था उनका वो सीखा था। आई होप आपने उसको समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। वो उसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। देखिए ये वाला ये हम कर चुके हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट और था कि जो हमारा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम होता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम जो होता है हमारा, उसमें जो एक टीचर होता है ना, टीचर का क्या रोल होता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें टीचर का रोल क्या है, शिक्षार्थी का अवलोकन करता, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, और निदान करता। ठीक है, वो टीचर कैसे क्या रोल निभाएगा, वो स्टूडेंट का ऑब्जर्वर होगा और डायग्नोसिशियन होगा। ठीक है, डायग्नोसिशियन होगा यानी उसको डायग्नोस करेगा स्टूडेंट्स को अपने कि कहाँ कहाँ पे बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, टीचर का रोल ये है। और क्या रोल है, अधिगम के लिए वातावरण उपलब्ध कराने वाला यानी प्रोवाइडर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। जब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हम अपना रहे हैं तो उसमें टीचर का क्या रोल रहेगा, वो बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, कि कैसे एक एनवायरनमेंट उनको बच्चों को मैं प्रोवाइड कराऊं कि बच्चे बहुत अच्छे से लर्निंग कर लें, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ना, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है यानी लर्नर ही हमारा मेन फोकस रहता है। चलिए नेक्स्ट है अधिगम सहजकर्ता यानी लर्निंग फैसिलिटेटर। लर्निंग फैसिलिटेटर मतलब वो टीचर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा बिल्कुल अपने आप से, उनको ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम ये करो तुम वो करो, नहीं, वो बच्चों को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा और चीज़ों को फैसिलिटेट करेगा। यानी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने में वो धीरे धीरे हेल्प करेगा। वो देखेगा कि भाई बच्चों को खुद सीखने देगा, बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, चलो यहाँ पे उनको बच्चों को हम फैसिलिटेट कर दें। ठीक है, तो प्रोवाइड करवा रहा है लर्निंग एनवायरनमेंट, उसको फैसिलिटेट कर रहा है और जहाँ जहाँ उनको ऑब्जर्व कर रहा है बच्चों को, और जहाँ जहाँ बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ वहाँ बच्चों को वो देख रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को अगर हमें अप्लाई करना है अपनी क्लासरूम में तो क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। शिक्षक का रोल हमने पढ़ा और कैसे कैसे क्या क्या ज़रूरी है, बच्चों को समझना ज़रूरी है, क्या कैसे कैसे समझना ज़रूरी है, इन तरीक़ों से उनका लर्निंग स्टाइल समझना ज़रूरी है, उनका फैमिली बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। देखिए इस वाली स्लाइड पे आइए, यहाँ से समझ में आएगा आपको। एक सेकेंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। सॉरी, ये वाली है ना, लर्निंग स्टाइल जाना ज़रूरी है, कल्चर बैकग्राउंड, इंस्पिरेशन, पर्सनालिटी, मेंटल एबिलिटीज़ और हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब जानना ज़रूरी है। ये तो हो गया हमारा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। और दूसरा उपागम कौन सा है, एक और उपागम है जिसको हम बोलते हैं, अभी तो हमने पढ़ा था लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, है ना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, अधिगम केंद्रित उपागम। अभी तक अधिगम कर्ता केंद्रित उपागम था, अब अधिगम केंद्रित उपागम है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये, चलिए इसको आज समझते हैं क्या है इसमें।
अधिगम केंद्रित उपागम। क्या है अधिगम केंद्रित उपागम? लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच है। इस अप्रोच को मैं प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा इस पर नहीं फोकस करेंगे। बस क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि अधिगम प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। और इसका क्या क्या मेन मकसद होता है? कौशलीय दक्षता अर्जित करने में सहायक होता है, यानी स्किल प्रोफिशेंसी ये डेवलप कराता है। क्योंकि ये लर्निंग पर बेस्ड होता है तो हमारी लर्निंग फिक्स होती है, हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं इससे, ठीक है। इसीलिए ये हमारी स्किल्स पे काम करता है, ठीक है। तो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में सिर्फ इतना ही पढ़े। जिसको उसको डिटेल में पढ़ना है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, जो हमारी आई गेस सेकेंड यूनिट जो मैंने स्टार्ट कराई थी उसको एक बार देख लीजिए। उसमें अप्रोचेस, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच के बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और हमें क्या पढ़ना है? और अब हमें पढ़ना है, हाँ, ये कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग पढ़नी है, और एक हमें फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पढ़नी है। तो इन दोनों टॉपिक्स को मैं अलग अलग ना पढ़ा करके इन दोनों को साथ में मैंने इसीलिए मर्ज करके लिखा है ताकि आपको इनका डिफरेंस भी समझ में आ जाए, ठीक है। और ना क्वेश्चंस कैसे आया था इस पर वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, और कैसे उसको फिर बच्चे गड़बड़ कर गए थे, नहीं समझ पाए थे, ठीक है। चलिए, अब ज़रा इनको पढ़ते हैं कि सहकारी अधिगम या सहकारी अप्रोच, ये उपागम क्या होता है, या कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव, क्या डिफरेंस है इसमें। चलिए, देखिए, इसमें भी जैसे आगमन निगमन में गड़बड़ रहती है ना बच्चों को, मतलब जब पढ़ रहे होते हैं तब तो समझ में आ जाता है कि भाई ये, हाँ, ये पढ़ा रही है मैम, लेकिन जब पढ़ने के बाद जब हम किताब बंद कर देते हैं तो आगमन निगमन में कई बार गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही सहकारी और सहयोगी अधिगम का भी यही मतलब रहता है कि जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक तो समझ में आ जाएगा, जैसे ही आप बंद कर दोगे बुक को, आपको फिर ये कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव में समझ नहीं आएगा कि मतलब कैसे कौन सा क्या होता है और कैसे क्या इसमें होता है। तो चलो ज़रा इनके वर्ड्स को लेकर के हम समझते हैं। अब यहाँ देखिए, कोऑपरेट, ठीक है, यहाँ है कोऑपरेट और यहाँ है कोलैबोरेट। अब ज़रा आप ये देखिए, कोलैबोरेट हम किसके साथ कर सकते हैं? जो हमारे लेवल का होगा, ठीक है। और कोऑपरेट किसके साथ किया जाता है? मान लीजिए कोई हमसे बड़ा है या कोई हमसे छोटा है, तो उसके साथ हम, या तो हमारा एल्डर है, ठीक है, या हमसे यंगर है, ठीक है, उसी के साथ कोऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसी से अब हम इन चीज़ों को समझेंगे। अभी एक सेकेंड, चलिए, कोलैबोरेटिव में क्या होगा? कोलैबोरेटिव में क्योंकि हमारे साथ के लोग, मतलब हम साथ के लोगों से, जो हमारे लेवल के लोग होते हैं, उनसे कोलैबोरेशन करते हैं। यानी यहाँ पे स्टूडेंट और स्टूडेंट का ही ग्रुप बनेगा, ठीक है। उसमें टीचर का रोल इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये बात समझ में आई आपको? कोलैबोरेशन कैसे होगा? स्टूडेंट के बीच में कोलैबोरेशन होगा। टीचर का रोल जो है, टीचर का रोल मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रुप्स को बनाने में और इनके डिसीजन मेकिंग में टीचर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब कोऑपरेट किसके साथ करते हैं? भाई कोऑपरेट या तो हमसे बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी ग्रुप्स तो बनेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ही ग्रुप बनेगा, लेकिन उसमें रोल सबसे ज़्यादा किसका होगा? टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होगा। यानी टीचर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप में जाएगा, कौन सा बच्चा ग्रुप का कौन सा बच्चा क्या हमारी जो है कौन सा रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, अब इसका क्या मतलब होता है? वही जैसे मैंने आपको समझाया था, कोऑपरेट किसके साथ किया जाता है? अपने से बड़ों के या छोटों के साथ कोऑपरेट किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ याद करने की, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए और कभी आपसे गलती ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने साथ वालों के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं, ये मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपको याद करने की एक टेक्निक मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, हम याद किसके साथ कोऑपरेट करते हैं? अपने से बड़ों या छोटों के साथ। तो मतलब शिक्षक द्वारा समूह की संरचना की जाती है, छात्रों की भूमिकाएं भी और लक्ष्य भी शिक्षक द्वारा ही तय किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग स्टाइल में क्या होगा? टीचर ही ग्रुप बनाएगा और टीचर ही हमारे
जो ग्रुप्स के जो मेंबर हैं उनके रोल्स भी वही टीचर ही डिसाइड करेगा। ठीक है, ये समझ में आया, अर्थ समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद उद्देश्य, उद्देश्य से पहले यहाँ पे ये वाला पॉइंट समझते हैं। अर्थ समझ में आ गया, अब शिक्षक की क्या भूमिका है। अब आप ध्यान से देखिए, जब सारा काम टीचर कर रहा है, यानी ग्रुप्स भी बना रहा है, टीचर ही ग्रुप्स बना रहा है और उनके रोल्स भी टीचर ही डिसाइड कर रहा है, तो टीचर क्या काम करेगा, एक इंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा, है ना। टीचर एक इंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा। वहीं अब इधर आ जाइए कोलैबोरेटिव लर्निंग में, यानी कोलैब किसके साथ करते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ही मेन फोकस रहता है। स्टूडेंट ही आपस में देखिए डिसाइड करते हैं। छात्र स्वयं समूह बनाते हैं और अपनी भूमिकाएं लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं, मतलब ग्रुप्स भी खुद ही बनाएंगे बच्चे अपनी मर्जी से। ठीक है, टीचर उनको वो तो दे देगा कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन आपको निकालना है, लेकिन ग्रुप बच्चे खुद बनाएंगे और अपने रोल्स वगैरह भी अपना जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्ट है, वो खुद डिसाइड करते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, टीचर का इतना रोल नहीं होता। अब टीचर का रोल क्या होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं टीचर का रोल बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक की भूमिका कैसी होगी, यहाँ पे सुगमकर्ता की तरह, यानी फैसिलिटेटर की तरह होगी। आप डिफरेंस समझ रहे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे ग्रुप टीचर बना रहा है और यहाँ पे ग्रुप स्टूडेंट बना रहा है। यहाँ पे जो टीचर है कोऑपरेटिव में, टीचर क्योंकि मेन हो जाएगा तो टीचर एक इंस्ट्रक्टर की तरह, क्योंकि टीचर सेंटर्ड में देखिए यहीं से ये सब चीज़ें रिलेटेड आपस में। टीचर सेंटर्ड हो गया, टीचर सेंटर्ड में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देना मेन होता है, तो टीचर क्या होगा, इंस्ट्रक्टर की तरह रोल प्ले करेगा। और ये क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, तो स्टूडेंट सेंटर में क्या होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। आई होप आपको अर्थ और शिक्षक की भूमिका समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। दोनों ही लर्निंग स्टाइल के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैसे डिफरेंस है। चलिए अब यहाँ पे ये समझिए, ये जो है उद्देश्य होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, और कोलैबोरेटिव लर्निंग के ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है हमारी, टीचर सेंटर्ड है। क्या है, टीचर सेंटर्ड है। एक सेकेंड, ये हमारी टीचर सेंटर्ड है। और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, कनेक्ट करते चलिएगा। अब टीचर सेंटर्ड है तो कोऑपरेटिव लर्निंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि। यानी टीचर क्या चाहता है कि इनको एजुकेशन के लेवल पे अचीवमेंट मिल जाए, मतलब जो कॉन्सेप्ट या जो भी मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, वो ये चीज़, ये पर्टिकुलर टारगेट ये लोग अचीव कर लें। ठीक है, दूसरा क्या होता है, विभिन्नता की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखिए जब टीचर ग्रुप बनाएगा ना, तो टीचर क्या करेगा, हो सकता है डिफरेंट तरीके के बच्चों को, हर मतलब जो तबके से बच्चे आते हैं उन बच्चों को अपने मतलब एक ग्रुप में डाल देगा। तो उसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस भी बच्चों के अंदर आती है कि भाई हमें विभिन्नता है, जो अलग अलग डिफरेंसेस है बच्चों में, उसको बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब अच्छा, अब यहाँ पे साथ साथ पढ़ा दूँ, हाँ चलिए साथ साथ ही पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरे वाले में जो है ये जो कोलैबोरेटिव वाला होता है, इसमें क्योंकि बच्चे खुद ग्रुप बनाते हैं, तो कई बार क्या प्रॉब्लम आ जाती है इसमें कि भाई डाइवर्सिटी नहीं आ पाती है, क्योंकि जो एक तबके के लोग होंगे ना, क्लास में भी ऐसा होता है, भाई मेरी अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे से बन रही है तो मैं ग्रुप भी उसी के साथ बनाने में मतलब खुशी होगी मुझे, मैं दूसरे बच्चों के साथ मर्ज होना कम पसंद करूँगी। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए अब क्या है, सामाजिक कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। मतलब कोऑपरेटिव वाली लर्निंग स्टाइल में क्या क्या होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। एजुकेशनल अचीवमेंट हमारा मेन फोकस रहता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, और सोशल स्किल्स। जब ग्रुप टीचर बनाएगा तो अलग अलग तरीके से हम लोग, जिन लोगों के साथ हम सोशल नहीं हो पाते हैं या जिन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, हम उनके साथ भी इंटरेक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, ये होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एज इट इज़ याद कर लीजिए। चलिए अब कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी स्टूडेंट आपस में ही सब सारे डिसीजन ले रहे हैं, इनका क्या मेन पर्पस होता है, इनका मेन पर्पस होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब स्टूडेंट आपस में ग्रुप बना रहे हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे दिया, टीचर क्या कर रहा है, टीचर फैसिलिटेट कर रहा है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें,
ये नहीं कि बस कोई कॉन्सेप्ट को सीख लें, ऐसा नहीं है कि भाई एक टॉपिक दे दिया उसको बस रट लें, वो इसका मेन उद्देश्य नहीं होता। इसका मेन उद्देश्य क्या है? नॉलेज का को कंस्ट्रक्ट करना, यानी ज्ञान का सृजन। ठीक है, और क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका? होता है अंतःक्रिया, यानी इंटरेक्शन हो बच्चों के बीच में। ग्रुप जो बनेंगे, बच्चे आपस में अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बना रहे हैं, तो जब अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे इंटरेक्शन करना भी सीखेंगे, इंटरेक्शन करने में भी वो मतलब फ्री हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुभव बांटना। मतलब टीचर फैसिलिटेट करेगा और बच्चे आपस में ही अपना एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। जो भी वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। टीचर का रोल यहाँ पे कम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोऑपरेटिव में। अब इसकी गतिशीलता पढ़ते हैं। गतिशीलता, ये वर्ड ना भी याद रखेंगे अगर आप, तो इसको ऐसे समझिए। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है ना, वो सर्टेन होती है। टीचर ने एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया, ग्रुप बना दिया, उसने डिसाइड कर दिया कि भाई इतने टाइम में आपको ये चीज़ सीखनी है, तो वो सर्टेन रहती है। ठीक है, निश्चित होती है। और क्लोज एंडेड होती है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या है? इतना ही सीखना है, अब इससे ज़्यादा और इसमें जो है आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। अब ये वाला टारगेट कंप्लीट हो गया, आपने टीचर को उसके सॉल्यूशन लिख के बता दिए, तो ठीक है, ग्रुप डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये ग्रुप यहीं पे अब ख़त्म हो जाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? ये क्लोज एंडेड रहता है। अब इधर अगर हम देखें कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, ये थोड़ा सा डेवलप्ड रहता है। क्यों? क्योंकि जो है ये टीचर यहाँ पे एक तो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम होती है ग्रुप बनाने की, डिसीजन लेने की। कुछ गलती हो गई तो आपस में सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेवलप्ड होता है। ये इतना डेवलप नहीं होता, ये सर्टेन होता है। ये वाला कोऑपरेटिव वाला थोड़ा सर्टेन होता है, लेकिन ये जो होता है हमारा कोलैबोरेटिव होता है, ये थोड़ा सा डेवलप्ड रहता है और ये ओपन एंडेड रहता है। मतलब जितना ज़्यादा टीचर फैसिलिटेट करता चला जाएगा, उतना बच्चे और सीखते चले जाएंगे। यहाँ पे टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, इसीलिए ये ओपन एंडेड है। ठीक है, चलिए अब और क्या समझना है हमें? अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगला वाला जो पॉइंट है ना इसका, समय वाला, इसको समझते हैं। क्या है भाई इसका मतलब? जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ना हमारी, उसमें जो समय होता है वो निश्चित समय में, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग निश्चित टाइम पीरियड में होती है, लेकिन कोलैबोरेटिव किसी भी समय हो जाती है। अब आप खुद देखिए, जब टीचर का मेन रोल है इसमें, ठीक है, तो टीचर क्या 24 घंटे आपके साथ रहेगा? नहीं, है ना। तो इसीलिए ये निश्चित समय में, मतलब एक पीरियड हो गया, 2 पीरियड हो गया, या हो सकता है पूरे उस पर्टिकुलर एक दिन में आप सीख लें। लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है ना, वो कई बार टीचर के बिना भी हो जाती है। बच्चों ने ग्रुप बना लिए, हो सकता है बच्चे घर पे जाकर के आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, ये पॉइंट इसको ध्यान से रखिएगा, समझिएगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग में टाइम पीरियड हमारा सर्टेन होता है, लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग में टाइम पीरियड सर्टेन नहीं होता। वो बच्चा किसी भी समय सीख सकता है, घर पे भी तो सीख सकता है बच्चा ग्रुप बना के। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बोल दे भी घर पे आ जाओ और हम आपस में इस चीज़ को सीख लेंगे। ठीक है, चलिए अब ये वाला पॉइंट भी मेन है, यहाँ से ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, इसमें क्या है, फोकस किस चीज़ पे रहता है? कोऑपरेटिव लर्निंग में किस चीज़ पे फोकस रहेगा? क्या सीखना है, यानी टू अटेन मास्टरी। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल अचीवमेंट चाहिए ना, यहाँ पे भी पता है शैक्षणिक उपलब्धि, ये मेन हो जाता है। तो वही तो कि अटेन मास्टरी को अटेन करना है, क्योंकि टीचर का इन्वॉल्वमेंट देखिए ज़्यादा है, वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये करो वो करो, ये वाला ऐसे नहीं ये ऐसे होगा, तो मतलब टीचर क्या चाह रहा है, वो मास्टरी अटेन कर लें, यानी क्या सीखना है। ठीक है, वो इसमें मेन होता है। अब जब मास्टरी अटेन करनी है तो ये परिमाणात्मक, यानी क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक होता है। ये क्वांटिटेटिव होता है। वहीं कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है, उसका फोकस क्या होता है, कैसे सीखना है। अब कैसे सीखना है का मतलब क्या होता है, किसी कंसेप्ट को डेवलप करना। यहाँ पे देखो आ रहा है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये दिखाई दे रहा है आपको। जब कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इसका ऑब्जेक्टिव होगा, तो जाहिर सी बात है इसका फोकस भी तो ये होगा कि क्या कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। ठीक है, और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में बिलीव करता है, इसीलिए ये गुणात्मक होगा, यानी क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटी पे ज़्यादा इसका फ़र्क, मतलब इसका नहीं होगा फोकस, इसका फोकस क्वालिटी पे होगा, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ, जो क्वेश्चन DSSB के एग्ज़ाम में आया था। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था
कि एक क्विज़ है, बच्चे ऑनलाइन क्विज़ सीख रहे हैं, ठीक है। बच्चे ऑनलाइन ग्रुप उनका बन गया है और ऑनलाइन ही सब बच्चे अपने अपने घरों में बैठ करके एक ऑनलाइन क्विज़ को सॉल्व कर रहे हैं, और फिर जो भी उनके आंसर आ रहे हैं उन्होंने उन आंसर्स को एक दूसरे से शेयर किया और बताया कि भाई मेरे इतने मार्क्स है, मेरे इतने मार्क्स है, इस तरीके की कुछ लैंग्वेज थी। फिर उसमें बताया कि उपरोक्त जो वाक्य में जो स्थिति आपको दी गई है, ये किस अधिगम का भाग है या किस तरीके का अधिगम है, सहकारी है या सहयोगी है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बताइए किस तरीके का ये लर्निंग स्टाइल होगा। थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, फिर सोच के अब देखिए कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। वो कह रहा है कि क्विज़ हो रही है, ठीक है, और बच्चों ने ऑनलाइन ग्रुप बना लिया है और ऑनलाइन क्विज़ को सॉल्व कर रहे हैं और एक दूसरे के आंसर जो है एक दूसरे को बता रहे हैं, मतलब बाद में उन्होंने डिस्कस करा और अपने अपने नंबर एक दूसरे से शेयर किए कि भाई मेरे इतने मार्क्स बने, मेरे इतने मार्क्स बने। तो किस तरीके की लर्निंग हुई भाई? देखो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग हुई। क्यों ही कोलैबोरेटिव लर्निंग? बच्चों का ग्रुप बन रहा है, तो क्या किसी टीचर ने ग्रुप बनाया होगा? नहीं, टीचर ने तो नहीं बनाया ना, बच्चों ने आपस में ग्रुप बना लिया और ऑनलाइन बच्चे सीख रहे हैं, क्लासरूम के अंदर नहीं। देखिए किसी भी समय किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ऑनलाइन जो टीचिंग है अभी तो किसी भी टाइम पे हो सकती है ना, कोई फिक्स टाइमिंग भी थोड़ी हो रही है। इसीलिए ये क्या है, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल दूं, और अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो अगर कोई ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट दिया है, बच्चे किसी प्रोजेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं और आपस में जितने भी जो उसका सॉल्यूशन है वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और फिर टीचर को जा कर के वो बता रहे हैं। टीचर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और उनकी जो उनकी कमियां हैं उनको बता रहा है और क्या टर्म्स आ सकती हैं, और टीचर बच्चों को गाइड कर रहा है। इस तरीके से अगर आ जाए तो क्या होगा, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, मतलब टीचर का रोल जहाँ पे ज़्यादा आ जाए, ठीक है। टीचर ने ग्रुप बना दिया, बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया, इस तरीके से लैंग्वेज आएगी, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? अब जैसे मैं बात करूं कि बच्चे आपस में ग्रुप बना रहे हैं और होमवर्क करने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बच्चे घर पे जा कर के भी एक दूसरे की हेल्प करके ग्रुप बना के सीखते हैं, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। देखो घर पे जा कर के सीख रहे हैं ना, टीचर का रोल नहीं है, तो आपस में बच्चे सीख रहे हैं, एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प कर रहे हैं, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव में पूछ लेंगे। वो ये पूछ लेंगे इन दोनों में से कौन सा क्वांटिटेटिव है, कौन सा क्वालिटेटिव है, ये वाला पॉइंट पूछ लेंगे, ठीक है। एक टाइम वाला पूछ लेंगे, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड ये पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर ये पूछ लिया जा सकता है, किसमें एक इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप कौन किसमें बनाता है, ठीक है, ये। अच्छा, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो फ्रीडम ज़्यादा किस में रहती है? फ्रीडम ज़्यादा कोलैबोरेटिव लर्निंग में होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे खुद ही ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये लास्ट स्लाइड है। हाँ, अब हमें देखिए हमने बहुत सारे उपागम सीख लिए ना, सहकारी, सहयोगात्मक, अधिगम, उपागम सीख लिया हमने, और हमने क्या अधिगम केंद्रित सीख लिया था, शिक्षार्थी केंद्रित सीख लिया था। तो एक लास्ट वाला हमारा रह गया, क्रियाकलाप आधारित उपागम। इसमें बस ये 2 टॉपिक आपको करने हैं, ये 2 टॉपिक आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये छोटा सा टॉपिक है। चलिए इसको समझते हैं क्या है। क्रियाकलाप आधारित उपागम के 4 मुख्य तत्व होते हैं। क्या मुख्य तत्व होते हैं? मान लीजिए आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो, क्रियाकलाप आधारित उपागम में क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है, यानी एक्टिविटी मेन है, जो भी एक्टिविटी है उसका जिस्ट बच्चों तक पहुंचना चाहिए। मैं किसी एक्टिविटी में अगर बच्चों को मान लीजिए वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा रही, तो वाटर साइकिल का मतलब, उसके स्टेप्स, उसके क्या रीज़न होते हैं, सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इवेपोरेशन का मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो बच्चों को इवेपोरेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। वो एक्टिविटी ऐसी मतलब हो कि वो एक्टिविटी के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड वो सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो इसे कहते हैं क्रियाकलाप आधारित उपागम। अब क्या है इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ध्यान केंद्रित करना, यानी बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटी लेकर के आओ कि बच्चों का अटेंशन उसमें बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज चैलेंजिंग,
मतलब एक्टिविटी में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐसा ना हो कि मतलब भी छोटी सी आप 9-10 के बच्चों को लेकर के जा रहे हो, उनके सामने वाटर साइकिल, आ जाओ बच्चों आज हम वाटर साइकिल सीखेंगे, नहीं, बच्चों को तो पता ही है ना वाटर साइकिल क्या होता है। तो उसके लिए अगर आप एक्टिविटी कराने लगोगे तो बच्चे थोड़ी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, बच्चों को अगर आप एक्टिविटी कराओगे, 10th क्लास के बच्चों को मान लो आपको प्याज की झिल्ली दिखानी है, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट कराओ, उस पर आप एक्टिविटी कराओ, तो बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट से देखेंगे। ठीक है, तो चैलेंजिंग होना चाहिए। फिर स्वतः अंतर्भागिता यानी पार्टिसिपेशन बच्चों का मेन है। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच आप ले रहे हो लेकिन बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा। ठीक है, और एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, प्लेजरेबल यानी आनंददायक होनी चाहिए। जो भी एक्टिविटी आप कराओ वो बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल यानी बच्चों को उसमें मज़ा आना चाहिए। अगर एंजॉय नहीं करेंगे बच्चे तो बच्चे सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपको याद करनी है। और फिर मेन क्या है, एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मान लीजिए 40 मिनट का एक पीरियड है, 40 मिनट के पीरियड में आप एक कक्षा में क्रियाकलाप आधारित उपागम का प्रयोग कर रहे हैं, ये वाली अप्रोच आप ले रहे हैं। तो आप मुझे बताइए आपकी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कराने में आपको कम से कम कितना समय लेना चाहिए। वो दे देगा 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, या फिर 20 से 25 मिनट। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 5 से 10 मिनट। ये NIOS में एज इट इज़ लिखा हुआ है और एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर भी यही ठीक माना था। ठीक है, तो बस इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि क्या है इसमें। ठीक है, एक्टिविटी के इंट्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मिनट का ही टाइम हमको देना है कोई भी एक्टिविटी अगर हम कराने जा रहे हैं। फिर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना, वो ये पूछ लेगा कि एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कौन सा पीरियड में किया जा सकता है। पहले पीरियड में, एक सेकेंड, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, ठीक है, थर्ड पीरियड लिख दिया, फोर्थ पीरियड लिख दिया, मान लो इस तरीके से लिख दिया। तो पूछ लेगा कि किस तरीके से एक्टिविटी को कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा ब्लॉक पीरियड चलेंगे। ठीक है, और वो ब्लॉक पीरियड भी कैसे होंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, वो ब्लॉक पीरियड भी कैसे होने चाहिए। हमारे जो पूरा टाइम शेड्यूल होता है वो 8 पीरियड का या 6 पीरियड का कैसा भी हो, बीच में आता है लंच ब्रेक। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ब्रेक है, तो इससे पहले 4 या 3 जितने भी पीरियड होंगे हमें उससे मतलब नहीं है। हो सकता है कि कहीं पे ये 4 पीरियड हो, कहीं पे ये 3 पीरियड हो, और इसके ब्रेक के बाद कहीं पे 3 पीरियड हो, कहीं पे 4 पीरियड हो, तो उससे हमें मतलब नहीं है। लंच से पहले के 2 पीरियड लगातार होने चाहिए या लंच के बाद के 2 पीरियड, दोनों में किसी में भी करा सकते हैं, लेकिन वो ब्लॉक पीरियड यानी कंटिन्यूशन में वो 2 पीरियड होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस यही चीज़ इसमें मेन है। 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि कैसे कैसे किस किस पीरियड में हमें कराना चाहिए, पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में, पहले दूसरे में, चौथे पाँचवें में। चौथे पाँचवें में नहीं होगा क्योंकि वो बीच में बताएगा कि भाई यहाँ पे इस टाइम में ब्रेक होता है। तो हमारे पास या क्या होगा, ब्लॉक पीरियड होने चाहिए, या तो लंच से पहले के 2 पीरियड हो जाएं, ठीक है, या लंच के बाद के 2 पीरियड हो जाएं। और वो 2 पीरियड कैसे होने चाहिए, ब्लॉक पीरियड होने चाहिए। आई होप ये 2 चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए, अब क्रियाकलाप आधारित उपागम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेल्फ असेसमेंट करता है बच्चा, पीयर असेसमेंट होता है, ग्रुप असेसमेंट यानी ग्रुप में भी एक दूसरे को, या सॉरी अधिगम की जगह यहाँ पे असेसमेंट यानी असेसमेंट आना चाहिए था, मूल्यांकन आना चाहिए था। ठीक है, सॉरी अधिगम नहीं है बच्चे, ये अधिगम तो होता ही है, साथ साथ ये चीज़ें भी होती है। असेसमेंट 3 तरीके से होता है। जब भी हम क्रियाकलाप आधारित उपागम करते हैं, अप्रोच को लेते हैं, बच्चा अपने आप को भी असेस कर लेता है। ठीक है, सहपाठी यानी जो भी साथ में बच्चे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को असेस करते हैं, और ग्रुप में भी असेसमेंट होता है। ठीक है, तो यही था इस वाली स्लाइड में, और ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें, ये जितना भी मैंने समझाया है, अधिगम केंद्रित उपागम, सहकारी सहयोगात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कैसे भी करके। ठीक है, और इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट। ठीक है, ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड ख़त्म हो गई। थैंक यू सो मच। और आज हमारा एक ब्लॉक ख़त्म हो गया है ना, एक ब्लॉक में 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आने वाली वीडियो में अब इसका MCQs लेकर के आऊँगी, ये पूरे कंप्लीट ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। हम 20 एक क्वेश्चंस के कंप्लीट करेंगे और आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ हमारा इतना लेवल बढ़ गया है।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी MCQ और उसके बाद हम इसका ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स प्लीज़ मुझे भेजिए ताकि मैं अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकूँ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।